अगर आपके पास ऊर्जा है लेकिन उसे इस्तेमाल करने के निर्देश नहीं हैं, तो उसका क्या फायदा? पिछली वीडियो में जो पानी के बारे में थी, मैंने कहा था कि तुम्हारा शरीर एक बैटरी है और अगर तुम थके हुए हो तो इसका मतलब है कि तुमने अपना वोल्टेज खो दिया है। मैंने ये भी बताया था कि लगभग -90 मिलीवोल्ट के बिना गिरजाघर यानी तुम्हारा शरीर अंधेरे में रह जाता है। लेकिन आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि रोशनी से भरा गिरजाघर भी सिर्फ एक इमारत ही रहता है अगर उसके अंदर कोई ऐसा न हो जो नक्शों को समझ सके। मुझे लगता है कि यह समझना बहुत आसान है और यह भी दिखाता है कि तुम किस खतरे का सामना कर सकते हो। आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्यों इलेक्ट्रोलाइट्स लेने के बावजूद, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स का सही तरीके से सप्लीमेंट लेने और आराम करने की कोशिश करने के बाद भी आपको लगता है कि आपका शरीर समझ नहीं पा रहा, जैसे कि ठीक होने का आदेश अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच रहा है। और इसका जवाब उतना ही आकर्षक है जितना कि पारंपरिक चिकित्सा के लिए डरावना भी है। आपका डीएनए सिर्फ एक रासायनिक कोड नहीं है जो नाभिक में रखा गया है। आपका डीएनए एक एंटीना है। आज मैं आपको रूसी स्कूल के बारे में बताने जा रहा हूं और खास तौर पर एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम पीटर गराएव है, जो चुप करा दिया गया क्योंकि उन्होंने यह साबित कर दिया कि हम तरल प्रकाश के प्राणी हैं और कैसे ये दो धातुएं, जिंक और तांबा, जो मेरे हाथों में हैं, सिर्फ खनिज नहीं हैं बल्कि वे चाबियां हैं जिनसे आपका जैविक सॉफ्टवेयर फिर से काम करने लगता है। अगर आपको लगता था कि आपने स्वास्थ्य के बारे में सब कुछ देख लिया है, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम प्रकाश की भाषा बोलना सीखेंगे। और मैं कल्पना कर सकता हूं कि इस समय आप क्या सोच रहे हैं। आप कह रहे होंगे, जोश मारिया, ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन शुरुआत के लिए ही बताओ, मैं अब तांबे और जिंक की छड़ें कहां से लाऊंगा? तो देखिए, मैंने इन्हें हासिल किया है और एक हार्डवेयर की दुकान से खरीदा है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, वस्तु पर ही मत अटक जाना। कैथेड्रल सिर्फ पत्थरों से नहीं बनती, वह वास्तुकार की मंशा से बनती है। और अगर तुम्हारे पास ये एनोड्स या ये दोनों खनिज नहीं हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज भी तुम समझ जाओगे कि धातु सिर्फ एक उत्प्रेरक है। असल में जो मायने रखता है वह यह है कि तुम उस भौतिक सिद्धांत को समझो जो इसके पीछे है, यानी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। तुम नंगे पांव अपने पैरों के नीचे की जमीन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जमीन पर चल सकते हो। तुम समुद्र के पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, वही समुद्री पानी जिसका हमने पहले दूसरे वीडियो में जिक्र किया था। धातुएं सिर्फ एक तेज रास्ता है जिससे यह वोल्टेज -90 मिलीवोल्ट के करीब पहुंच सके। लेकिन अब इस समय चलो हम इस वास्तविक रहस्य के भीतर प्रवेश करते हैं। हमें वह वोल्टेज क्यों चाहिए? बहुत आसान है, ताकि सॉफ्टवेयर चल सके। मुझे तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताने दो जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। उसे हर पाठ्य पुस्तक में होना चाहिए था, लेकिन उसका नाम व्यवस्थित रूप से मिटा दिया गया है। पीटर गराएव, यह रूसी वैज्ञानिक 2020 में नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित हुए थे, लेकिन इसके थोड़े समय बाद वह रहस्यमय परिस्थितियों में चल बसे और पश्चिमी विज्ञान ने उन्हें पूरी तरह से हाशिए पर डाल दिया। और फिर भी उसने कुछ खोज निकाला था। इसने खेल के नियमों को पूरी तरह बदल दिया। उसने यह साबित किया कि डीएनए फैंटम प्रभाव क्या है। और तुम पूछोगे, ये डीएनए फैंटम क्या है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। एक नियंत्रित प्रयोग में उन्होंने एक कंटेनर से डीएनए का नमूना हटा दिया। शारीरिक रूप से उस कंटेनर में अब कुछ भी नहीं था, केवल खालीपन था। और फिर भी उन्होंने उस खालीपन के माध्यम से एक लेजर लाइट डाली
और वह रोशनी ठीक उसी हेलिक्स की संरचना के अनुसार व्यवस्थित हो गई जिसे उन्होंने अभी अभी हटा दिया था। चौंकाने वाला है ना? और अब तुम मुझसे ये भी पूछोगे कि इसका मतलब मेरे लिए क्या है? तो बहुत आसान है। देखो, इसका मतलब है कि तुम्हारी सेहत सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम क्या खाते हो या तुम्हारे शारीरिक जीन कैसे हैं। ये इस बात पर भी और बहुत हद तक निर्भर करता है कि तुम कौन सी जानकारी उस क्षेत्र में दर्ज कर रहे हो। और इस वीडियो में तुम समझोगे कि यह कितना महत्वपूर्ण है। तुम्हारा डीएनए एक लिक्विड क्रिस्टल है जो जैविक लेजर बायोफोटोन उत्सर्जित और ग्रहण करता है। अगर तुम्हारे शरीर का आंतरिक जल असंतुलित है और तुम्हारा वोल्टेज कम है तो अंत में संकेत शोर के साथ पहुंचता है। ये ऐसे है ताकि तुम इसे आसानी से समझ सको, जैसे कि एक रेडियो पर सिम्फनी सुनने की कोशिश करना जो सही से ट्यून नहीं है। गाराएव ने हमें सिखाया कि डीएनए को फ्रीक्वेंसी और शब्दों के माध्यम से रिप्रोग्राम किया जा सकता है, क्योंकि ये पता चला है कि मानव भाषा की संरचना गणितीय रूप से जीन कोड जैसी ही है। अविश्वसनीय है या नहीं? यानी हमारा डीएनए भी वास्तव में एक जटिल और सूक्ष्म संवेदनशील एंटीना की तरह ही कार्य करता है। इसीलिए जब हम वोल्टेज को पुनः प्राप्त करते हैं तो मूल रूप से हम एंटीना को साफ कर रहे होते हैं ताकि स्वस्थ होने का आदेश पूरी स्पष्टता के साथ पहुंच सके। यहां मैं तुम्हें सिर्फ एक संक्षिप्त टिप्पणी देना चाहता हूं। उनका प्रयोग रूस के बाहर चर्चा का विषय रहा, लेकिन रूस में कभी भी इसे प्रयोगात्मक रूप से खंडित नहीं किया गया। तो अब जब तुम समझ गए हो कि तुम्हारा डीएनए एक एंटीना है, सवाल यह है कि हम तुम्हारी सेहत की फ्रीक्वेंसी को कैसे ट्यून करें। रूसी लोग केवल सिद्धांत तक ही सीमित नहीं रहे। तुम जानते हो कि वे बहुत व्यावहारिक होते हैं। ग्राइएव और उनकी टीम ने वह विकसित किया जिसे उन्होंने भाषाई तरंग मैट्रिक्स कहा। उन्होंने यह खोजा कि यदि आप एक स्वस्थ अंग या अपनी पूरी क्षमता पर किसी कोशिका की कंपन को रिकॉर्ड करते हैं और उसे ध्वनि या लेजर लाइट के माध्यम से किसी बीमार कोशिका पर प्रक्षिप्त करते हैं तो बीमार कोशिका को याद आ जाता है। इसे समझाने के लिए एक उदाहरण के तौर पर मैं इसे डायापासोन प्रभाव कहता हूं। यह प्रभाव, जैसा कि आप जानते हैं, सहानुभूति अनुनाद या अनुनाद के सिद्धांत पर आधारित है, भौतिकी के हार्मोनिक अनुनाद पर आधारित है और इसे जैविक अनुप्रयोग में एक मुख्य शर्त के रूप में लागू किया जाता है। और यहां मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। एक भौतिक सिद्धांत के रूप में यदि कोई वस्तु किसी विशिष्ट आवृत्ति पर कंपन उत्पन्न करती है, उदाहरण के लिए गिटार की एक तार या एक डायापासोन, और उसके पास कोई दूसरी वस्तु है जो उसी आवृत्ति के साथ ट्यून की गई है, जैसे दूसरी गिटार की तार, तो इतना ही सरल है, ये दूसरी वस्तु यानी दूसरी गिटार अपने आप कंपन करने लगेगी। एक से अधिक बार आपने देखा होगा कि गिटार कैसे ट्यून किए जाते हैं। आपने इसे खुद भी परखा होगा। बहुत आसान है। अगर आपके पास 2 गिटार हैं और आप एक की तार बजाते हैं तो दूसरी भी सहानुभूति में कंपन करने लगती है। सबसे पहली मुख्य कंपन की ऊर्जा पूरी तरह से स्थानांतरित होकर आगे बढ़ जाती है और दूसरे वस्तु में ठीक उसी प्रकार का कंपन उत्पन्न कर देती है। इसके बाद दूसरा है जैविक अनुप्रयोग, जिसे ग्राइव की मैट्रिक्स समझाती है। मानव शरीर और उसकी कोशिकाओं को एक अनुनादी प्रणाली के रूप में देखा जाता है और ग्राइव की भाषाई तरंग मैट्रिक्स ऐसे कार्य करती हैं जैसे वे पहला ट्यूनिंग फोर्क हों। जैसा कि मैं कह रहा था, ये एक स्वस्थ अंग या कोशिका की आवृत्ति की रिकॉर्डिंग है और जब इन रिकॉर्डिंग को ध्वनि या लेजर प्रकाश के माध्यम से एक रोगग्रस्त कोशिका पर प्रक्षेपित किया जाता है तो अनुनाद द्वारा रोगग्रस्त कोशिका को अपने मूल स्वस्थ कंपन पैटर्न को याद रखने और अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपका शरीर ये वही काम करता है जो 2 गिटार करते हैं। लेकिन असली बात तो ये है
ताकि वह कंपन आपके ऊतकों में समा सके। आपके शरीर का वातावरण चार्ज होना चाहिए और ये हमें एक महत्वपूर्ण स्थिति की ओर ले जाता है, जो है तीसरा पहलू, वोल्टेज, ताकि सूचना का स्थानांतरण सही ढंग से काम कर सके। रिसीव करने वाला ऊतक यानी शरीर, आपका शरीर, उसमें आवश्यक चालकता होनी चाहिए। और अगर आपके शरीर में वोल्टेज कम है तो डीएनए की एंटीना साफ नहीं होती और कंपन आपके ऊतकों में नहीं पहुंचती। सीधे शब्दों में कहें तो अगर वोल्टेज नहीं है तो चालकता भी नहीं होगी, संगीत नहीं बजता। इसीलिए कॉपर और जिंक के एनोड्स का उपयोग करना या यहां तक कि गीली रेत पर नंगे पांव चलना भी शरीर के लिए इतना शक्तिशाली होता है। इन धातुओं को पकड़ने से आप अपने शरीर के अंदर एक छोटी सी गैल्वेनिक धारा बना रहे होते हैं। गैल्वेनिक धारा एक प्रकार की विद्युत धारा है जो लगातार एक ही दिशा में बहती है। इसका नाम वैज्ञानिक लुइगी गैल्वानी के नाम पर रखा गया है, जो एक इतालवी चिकित्सक और भौतिक शास्त्री थे, जिन्होंने 18वीं सदी में जीवन व्यतीत किया और जिन्हें बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अध्ययन में अग्रणी माना जाता है। तो हमारे संदर्भ में ये गैल्वेनिक धारा जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसे मूल रूप से एक भौतिक सिद्धांत के रूप में समझा जाता है, जिसे मानव शरीर पर इस उद्देश्य से लागू किया जाता है कि उसमें वोल्टेज उत्पन्न हो, या आसान शब्दों में कहें तो शरीर में पोटेंशियल डिफरेंस, संभाव्य अंतर पैदा किया जाए। इसे ही गैल्वेनिक सेल या गैल्वेनिक बैटरी कहा जाता है। संक्षेप में, इन धातुओं को पकड़ने से हम इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को शरीर की ओर बढ़ावा देते हैं। हम यह कल्पना कर सकते हैं कि हम इन्हें शरीर में इंजेक्ट कर रहे हैं, हालांकि वास्तव में ऐसा नहीं है। हम जो कर रहे हैं वह संभावित ऊर्जा का आदान प्रदान है। और वे क्या करते हैं? इसे करने का क्या मतलब है? बहुत सरल है। ये कोशिकीय वोल्टेज को बढ़ाने में मदद करते हैं और इसे -90 मिलीवोल्ट के करीब लाते हैं, क्योंकि यही लगभग माप है। हालांकि ये सभी कोशिकाओं में बिल्कुल एक जैसी नहीं होती, ताकि आपके शरीर के भीतर गहरी मरम्मत हो सके। मैं जो बात बता रहा हूं वह कुछ ऐसा है जैसे आपके डीएनए की एंटीना में आने वाले संभावित शोर को साफ करना। और जब हम यह करते हैं तो हम मंच तैयार कर रहे हैं ताकि गाराजेव की मैट्रिक्स, यानी वह स्वास्थ्य संबंधी जानकारी जो हम सभी के क्षेत्र में दर्ज है, बिना किसी हस्तक्षेप के क्रियान्वित हो सके। लेकिन अगर गाराजेव की मैट्रिक्स ही सबसे ज्यादा क्रियान्वित हो सकती है तो क्या होगा? अगर आपके पास धातुएं नहीं हैं तो क्या होगा? जैसा कि मैंने पहले कहा, चिंता मत करो, आपकी आवाज भी एक फ्रीक्वेंसी टूल है। आपकी अपनी आवाज आपके द्वारा रखी गई एक सुसंगत मंशा के साथ एक असली जैविक लेजर की तरह काम करती है। लेकिन हां, इसे एक भौतिक लेजर के रूप में मत समझना। यह एक फ्रीक्वेंसी का स्रोत है, बस इतना ही। एक फ्रीक्वेंसी का स्रोत, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, सुसंगत, जिसे मैं आगे चलकर समझाऊंगा कि यह क्या है। यह एक ऐसी फ्रीक्वेंसी उत्पन्न कर सकती है जिसे एंटीना की तरह काम करने वाला डीएनए पकड़ सकता है, ताकि वह स्वास्थ्य की फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून हो सके और उपचार का आदेश पूरी स्पष्टता के साथ पहुंच सके। लेकिन याद रखो, तुम एक बिना बैटरी वाली रेडियो से दुनिया का सबसे अच्छा स्टेशन ट्यून करने के लिए नहीं कह सकते। वह ऐसा नहीं करेगी। और यहां हम फिर उसी बात पर आते हैं, वोल्टेज। सबसे पहले तुम्हें बैटरी को नमक, सूरज और मिट्टी से रिचार्ज करना होगा, और उसके बाद ही जीवन के सॉफ्टवेयर को अपना काम करने देना चाहिए। हमारे पास एक शरीर है, जैसा कि मैंने तुम्हें कई बार बताया है, जो बिल्कुल अद्भुत है। और जो मैं तुम्हें बता रहा हूं वह आधुनिक चिकित्सा के पजल का वह टुकड़ा है जो अब तक गायब था। देखो, आधुनिक चिकित्सा तुम्हें एक ऐसे रसायनों के थैले की तरह देखती है जिनमें आपस में प्रतिक्रिया होती है। मैं हालांकि तुम्हें रोशनी और ध्वनि के एक भव्य मंदिर की तरह देखता हूं।
और अगर तुम्हें यह बताया जाता है कि तुम्हारी बीमारी आनुवांशिक है और इसका कोई समाधान नहीं है, तो असल में तुम्हें यह कहा जा रहा है कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर हमेशा के लिए टूट चुका है। ग्राइव ने प्रमाणित करके दिखा दिया कि तो यह बात पूरी तरह से असत्य है। वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वहीं मौजूद है और डीएनए के फैंटम में पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है। बस वह इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि तुम वोल्टेज को थोड़ा और बढ़ाओ और अपने इस एंटीना को पूरी तरह से साफ और स्पष्ट करो। अपनी सेहत वापस पाना कोई चमत्कारी गोली खरीदना नहीं है जिसे तुम खा लो, बल्कि यह बस इतना है कि तुम अपनी ही ऑर्केस्ट्रा के निर्देशक फिर से बन जाओ। यह समझना है कि एक तांबे का एनोड, समुद्री प्लाज्मा का एक गिलास या सुबह सुबह समुद्र तट या खेत में नंगे पांव टहलना कोई भावुक प्राकृतिक उपचार नहीं है, बल्कि ये असली संप्रभुता के कार्य हैं। तकनीकी जो तुम कर रहे हो वह सिस्टम को हैक करना है ताकि तुम्हारे शरीर को वह नियंत्रण वापस मिल सके जो उसे कभी खोना ही नहीं चाहिए था। और अब मैं तुम्हें एक आखिरी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं ताकि पीटर ग्राइव तुम्हारे डीएनए को रोशनी से फिर से प्रोग्राम कर सके। तुम्हारी कोशिका को जीवित होना चाहिए, यह स्पष्ट है, लेकिन मेरा मतलब है कि वह विद्युत रूप से जीवित होनी चाहिए। और यहीं पर तुम्हारी जीव विज्ञान का सबसे अथक श्रमिक आता है, सोडियम पोटेशियम पंप। अपनी कोशिका की कल्पना करो जैसे वह एक किला हो। ताकि किले में ऊर्जा बनी रहे, उसे विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है और प्रकृति यह काम बिल्कुल अद्भुत तरीके से करती है। वह सोडियम को बाहर और पोटेशियम को अंदर बनाए रखती है और यह अंतर कोई संयोग नहीं है, क्योंकि यही लगातार एक तनाव वोल्टेज उत्पन्न कर रहा है। और ध्यान दो, तुम्हारा शरीर इस बात को लेकर इतना जागरूक है कि यही असली जीवन का आधार है कि वह अपनी 20 से 40% ऊर्जा इसी में खर्च कर देता है। अपनी सारी ऊर्जा, जिन प्रसिद्ध एटीपी के बारे में मैंने पहले बताया था, सिर्फ इन पंपों को चलाने में लग जाती है। क्यों? बहुत आसान है, क्योंकि अगर पंप रुक जाए तो सोडियम अंदर आ जाता है, पोटेशियम बाहर चला जाता है, वोल्टेज शून्य हो जाता है और डीएनए की एंटीना चुप हो जाती है। ठीक इसी स्थान पर तांबे और जिंक के एनोड का तकनीकी महत्व उभर कर सामने आता है। इन्हें इस्तेमाल करने या उच्च गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रोलाइट्स देने से आप इस पंप को वह सामग्री और विद्युत प्रेरणा दे रहे हैं जिसकी उसे धक्का देने के लिए जरूरत होती है। जब आप धातु को पकड़ते हैं या जमीन पर नंगे पांव चलते हैं तो आप अपने शरीर को उस ग्रेडियंट को लगभग -90 मिलीवोल्ट्स के करीब बनाए रखने में मदद कर रहे होते हैं। पंपिंग सिस्टम के बिना विद्युत वोल्टेज नहीं है और विद्युत वोल्टेज के बिना एंटीना सिग्नल भी नहीं है और बिना एंटीना के कोई उपचारात्मक निर्देश नहीं मिलते। अगर आप चाहते हैं कि ग्राइव की मैट्रिक्स या कोई भी फ्रीक्वेंसी थेरेपी काम करे, तो सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपकी पंपों को आपूर्ति मिल रही है। इसीलिए आखिर में मैं हमेशा सबसे बुनियादी चीजों पर लौटता हूं, नमक, खनिज और इलेक्ट्रॉन। रूसी तकनीक सॉफ्टवेयर है, लेकिन सोडियम पोटेशियम पंप हार्डवेयर है जो इसे संभालता है। और आज हमने चक्र को पूरा किया है। एक और वह जमीन जिसमें वे खनिज होते हैं जो पंप को पोषण देते हैं, दूसरी ओर वह वोल्टेज जो उस ग्रेडियंट से जमा हुई ऊर्जा से आता है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, और तीसरी ओर सूचना, डीएनए एंटीना जो स्वास्थ्य की धुन को पकड़ता है। तो फिर अगर डीएनए अपनी जगह से हट जाए तो क्या होता है? आज आप क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास धातुएं नहीं हैं तो पानी और मिट्टी के संपर्क में आने की कोशिश करें। सामंजस्य की आवृत्तियों की तलाश करें, जैसे कि प्रकृति की ध्वनि या कोई प्रायोगिक या अनुसंधान संबंधी सामग्री। गारिएव की मैट्रिक्स का उपयोग करें, जिन्हें आप ऑनलाइन पा सकते हैं। और ये अंतिम
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, भाषाई तरंगीय मैट्रिक्स हैं और इन्हें भी पीटर गारिएव ने विकसित किया था। ये स्वस्थ अंग या अपनी पूरी चमक में कोशिकाओं की कंपन को समाहित करने वाली ध्वनि या लेजर प्रकाश की आवृत्तियों की रिकॉर्डिंग्स होती हैं। जैसा कि मैंने आपको समझाया था, ये एक जैविक ट्यूनिंग फोर्क की तरह काम करते हैं। जब इस आवृत्ति को किसी बीमार कोशिका या पूरे शरीर पर प्रक्षिप्त किया जाता है, तो इसका उद्देश्य यह होता है कि वह अपनी मूल स्वस्थ अवस्था को याद करे और डीएनए को फिर से प्रोग्राम किया जा सके। इसी को मैं आपको डीएनए एंटीना कहकर समझा रहा हूं, लेकिन आपको जरूरत से ज्यादा जटिलता में भी नहीं पड़ना चाहिए। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी मंशा को सामंजस्यपूर्ण बनाए रखें। और जब मैं एक सामंजस्यपूर्ण मंशा की बात करता हूं, तो मैं न तो जादू की बात कर रहा हूं, न ही किसी खोखले सकारात्मक विचार की। नहीं, मैं कुछ बहुत ठोस चीज की बात कर रहा हूं कि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी भावना और तुम्हारा शरीर, ये सब एक ही समय पर एक ही बात कहें। तुम्हारा तंत्रिका तंत्र, तुम्हारी सांस, तुम्हारा मांसपेशियों का तनाव और तुम्हारा आंतरिक संवाद, भले ही तुम्हें पता न हो, ये सब तरंगें उत्पन्न करते हैं। और अगर किसी दिन तुम ठीक होना चाहते हो, लेकिन अंदर से डर, जल्दी, नाराजगी या किसी भी तरह के मानसिक शोर में हो, तो असल में तुम अपने शरीर को विरोधाभासी संकेत भेज रहे हो। सोचो कि यह ऐसा है जैसे तुम रेडियो को ट्यून करने की कोशिश कर रहे हो और लगातार डायल घुमा रहे हो। असंभव है। एक सामंजस्यपूर्ण मंशा का मतलब है एक स्थिर आंतरिक स्थिति बनाए रखना, शांति, स्पष्ट दिशा, संरेखित भावना, और यह सब उस चीज के अनुरूप हो जिसे तुम बनाना चाहते हो। और इसका मतलब यह नहीं है कि खुद को सुंदर सुंदर बातें दोहराओ, नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि कुछ मिनटों तक एक ही भावनात्मक और मानसिक स्वर को बनाए रखना। और जब ऐसा होता है तो शरीर अपने आप ही संतुलन में आ जाता है, वेगस नर्व सक्रिय हो जाती है, वोल्टेज स्थिर हो जाता है और जैविक संकेत साफ हो जाता है। जैविक प्रक्रिया उस चीज पर ज्यादा प्रतिक्रिया देती है जिसे तुम बनाए रखते हो, न कि जिसे तुम केवल चाहते हो। इसे याद रखना। अगर तुम्हारे शरीर में सही वोल्टेज है और तुम्हारी एंटीना साफ है, तो कोई भी आनुवांशिक बीमारी ऐसी नहीं है जिसे गिरजाघर के वास्तुकार द्वारा सुना न जा सके। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी अनेक बार विस्तार से बताया है, तुम केवल अपने जीन के असहाय शिकार नहीं हो। नहीं, बल्कि सच तो यह है कि तुम अपनी खुद की आंतरिक रोशनी के स्वयं एक कुशल शिल्पकार और मुख्य इंजीनियर हो। तो ठीक है, इस संदेश के साथ मैं विदा लेता हूं और अगले वीडियो में मिलेंगे, जहां हम बात करेंगे कि जब कोई या कुछ इस प्रणाली को भ्रष्ट करने की कोशिश करता है तो इसमें व्यवस्था कौन लाता है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आगे बढ़ो, हमेशा आगे बढ़ो, और मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ता हूं।